हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ना। जेई मेन में भी अगर देखें, जेई एडवांस में भी देखें, दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा बच्चों का काफ़ी फियर रहता है कि क्वेश्चंस थोड़े से अलग अलग स्टाइल के आते हैं। मैनिपुलेशंस कभी कभी बच्चों से उतनी अच्छे लेवल पे नहीं हो पाती है। और फिर प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ना, अराउंड 15 क्वेश्चंस, जो इसको मैंने डीपीपी फॉर्म में भी टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है बच्चों को, है ना। तो आई होप आपने उसको ट्राई किया होगा। और अभी हम उसके सॉल्यूशंस करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा अगर आप मैथ्स अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, मैथ्स में आप थोड़ा एक अच्छा लेवल बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो डोंट मिस दिस वीडियो और वॉच टिल द एंड। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर देखते हैं, है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन में जब बच्चा सोचता है कि भाई क्या करना है, तो बहुत सारे बच्चे डिफरेंशिएट करने के रास्ते से भी जाते हैं, जीरो वीरो भी करके देखते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें करके देखते हैं, है ना। लेकिन बात नहीं बनती हुई दिखती है, क्योंकि कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से खतरनाक हो जाते हैं, राइट। तो क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं इसमें क्या स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, डेरिवेटिव करके देख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर उसको जीरो करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं दोस्त, है ना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें ये पीडीएफ इसका पड़ा हुआ है एज इन द फॉर्म ऑफ डीपीवी। और कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि सर ये हमारे दिमाग में कैसे स्ट्राइक करेगा, किस तरह के फॉर्म में चेंज करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब डिफरेंशिएशन वाला रास्ता लेते हैं ना, तो लेंदी हो जाता है। तो हमें दूसरा थॉट सोचना ही पड़ता है ना, हमें दूसरा थॉट लेना ही चाहिए, है ना। और टेलीग्राम जरूर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होगा, t.me/अमरनाथ आनंद सर, है ना। इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव के आइडिया से अगर आप ट्राई करोगे भी ना, तो मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक बार फील तो आ जाए कि सर क्या कहना चाह रहे हैं तब से। tan स्क्वायर एक्स tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। देखो, माइनस tan एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब चाहे तो इसमें भी हम सिंप्लीफाई करने में आगे बढ़ते जाए, है ना, लेकिन देख के ही थोड़ा फील आ गया कि भाई गंदा सा तो है। इसको लिखिएगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसको भी लिखिएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इन द डिनोमिनेटर। तो भाई कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, समझ रहे ना। माइनस फिर आएगा आपका साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका एलसीएम लगेगा, इसका एलसीएम लगेगा, तो मुझे तो पक्का श्योर है कि एलसीएम क्या लगेगा इसका, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देख लो, फिर क्या आएगा ऊपर, है ना, साइन एक्स के साथ आएगा, मेरे ख्याल से कॉस एक्स आएगा, और माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स के साथ, सॉरी, कॉस एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। और नीचे आएगा टेन स्क्वायर एक्स। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। इसको आपको एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसको एक बार आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से। तो टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन टू एक्स माइनस साइन टू एक्स प्लस पाई बाई थ्री। और नीचे मेरे ख्याल से टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। अब ऊपर एक बार साइन सी माइनस साइन डी लगेगा बच्चों। तो साइन सी माइनस साइन डी में सबसे पहले आएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो सी प्लस डी करोगे तो फोर एक्स अपॉन टू इज टू एक्स प्लस पाई बाई सिक्स।
इनटू क्या आएगा, साइन सी माइनस डी बाई टू, तो साइन माइनस पाई बाई सिक्स आ जाएगा, है ना। तो साइन माइनस पाई बाई सिक्स आई थिंक इज माइनस हाफ सी माइनस डी बाई टू, और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, और जो भी है। तो अब जाके यहां पे अब आप पकड़ पाइएगा कि अच्छा क्या हो रहा है फाइनली, है ना। टू तो ये क्या था ना, है ना, हाँ। और ये साइन माइनस पाई बाई सिक्स बच्चों माइनस हाफ, तो ये टू कटेगा। और मुझे लग रहा है कि फाइनली फिर अब एफ डैश एक्स कुछ तो भी सिंप्लीफाई होने के लिए तैयार हो गया है। तो इधर ही लिखेंगे नीचे, है ना, एफ डैश एक्स जगह है ये। तो मेरे ख्याल से माइनस ऑफ कॉस टू एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। तो ये सब देखने के बाद, करने के बाद, एक तो फील आ ही जाता है कि यार कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव अप्रोच पकड़ में आ जाता तो बड़ा मजा आता। तो उसी अप्रोच को यहां सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, अब इसको जीरो करना पड़ेगा, है ना, नेसेसरी कंडीशन के हिसाब से। तो अगर इसको जीरो करते हैं तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे खेल होता है ये तो। राइट। और अगर हम लोग यहां से 2x निकालेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो मुझे लग रहा है x की वैल्यू करीब करीब आ रही है 2n प्लस वन पाई बाई फोर माइनस पाई बाई ट्वेल्व। अब जैसे x की वैल्यूज अगर आप सोचिएगा कि क्या रखें क्या रखें, है ना, अभी ये खेल चल ही रहा है हाँ, खत्म नहीं हुआ है। तो जैसे n की वैल्यू जीरो रखिएगा मान लीजिए, तो आपके पास आएगा पाई बाई फोर माइनस पाई बाई ट्वेल्व, and that is I think 12 is the LCM, or 3 pi minus pi is 2 pi, so pi by 6। ठीक है। अब पाई बाई सिक्स पे भी चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पाई बाई सिक्स पे अगर आप देखिएगा, तो पाई बाई सिक्स के आगे अगर हम बात करें तो 2x तो देखो पाई बाई थ्री होगा। तो पाई बाई थ्री मतलब पाई बाई टू हो रहा है ना, पाई बाई टू हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि पाई बाई थ्री प्लस पे, यानी पाई बाई सिक्स प्लस पे ये पाई बाई टू प्लस हो जाएगा। पाई बाई टू प्लस पे कॉस नेगेटिव होता है, और मेरे ख्याल से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर नेगेटिव, यानी डिक्रीज देन इंक्रीज। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि पाई बाई सिक्स पे ऐसे और भी पॉइंट्स आएंगे ना, ऐसे और भी पॉइंट आएंगे। तो पाई बाई सिक्स पे मिनिमम तो आएगा बॉस। तो मिनिमम अगर पाई बाई सिक्स पे आएगा तो हम लोग बोल रहे हैं एफ ऑफ पाई बाई सिक्स निकाल लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम लिखा है ना, तो इट विल बी मीनिंग लोकल मिनिमम, है ना, लोकल मिनिमम, इट विल बी मीनिंग लोकल मिनिमम। पाई बाई सिक्स रखेंगे तो टेन पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई सिक्स आई थिंक इज टेन पाई बाई थ्री, टेन पाई बाई थ्री इज रूट थ्री, और अपॉन टेन पाई बाई सिक्स इज वन बाई रूट थ्री। तो आई थिंक द मिनिमम इज गोइंग टू बी थ्री। और भी पॉइंट्स आएंगे, उसको चेक करना पड़ेगा, है ना। मिनिमम तो एक तो थ्री हम लोग बोल ही सकते हैं ना। अब बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में पूछते हैं कि सर जीरो क्यों नहीं मिनिमम है, तीन से छोटा है ना तीन से छोटा है, और देखिए ना अचीव भी हो रहा है माइनस पाई बाई सिक्स पे। तो मैं बस इतना कहूंगा कि वो लोकल मिनिमम नहीं है। जैसे लोकल मिनिमम की निशानी क्या होती है कि इसके लेफ्ट और इसके राइट से वैल्यू छोटी होनी चाहिए, है ना। इसके राइट पाई बाई सिक्स के राइट, पाई बाई सिक्स के लेफ्ट से जो वैल्यू होगी पाई बाई सिक्स पे छोटी होनी चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा होगा जीरो वाले पे, है ना, माइनस पाई बाई सिक्स पे ऐसा होगा नहीं। माइनस पाई बाई सिक्स पे वो निरंतर मुझे लगता है कि कम या ज़्यादा हो रहा होगा, है ना। आप देख सकते हो कि माइनस पाई बाई सिक्स से थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो ये जीरो प्लस होगा, और माइनस पाई बाई सिक्स से थोड़ा छोटा रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि जीरो माइनस होगा, यानी कि वहां पे फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीज या डिक्रीज टाइप का कुछ कर रहा होगा। अच्छा, नीचे भी नेगेटिव हो जाएगा ना। अच्छा, चलो करके देख लेते हैं, नहीं तो जैसे अगर कोई बोलता है कि सर माइनस पाई बाई सिक्स पे क्या हो रहा होगा, चलिए देखते हैं। तो मुझे लग रहा है माइनस पाई बाई सिक्स पे तो ठीक है जीरो हो रहा होगा, लेकिन माइनस पाई बाई सिक्स से थोड़ा आगे सोचो तो मतलब माइनस पाई बाई सिक्स प्लस लेंगे तो ये क्वांटिटी मुझे लगता है हल्की सी नेगेटिव होगी ना, है ना। जैसे माइनस पाई बाई सिक्स है, अच्छा बड़ा लेंगे तो सॉरी, बड़ा लेंगे इधर की साइड लेंगे तो ये क्वांटिटी मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहेगी, और नीचे नेगेटिव रहेगी, तो मतलब ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा। मतलब इधर की साइड कुछ ग्राफ होगा, और माइनस पाई बाई सिक्स से इधर लोगे तो मैग्नीट्यूड में तो वैल्यू बड़ी होगी, तो ये नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, मतलब कुछ ऐसा करके ग्राफ चल रहा होगा यहाँ पे।
यानी आप देख रहे हैं ग्राफ थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मिनिमम नहीं है ना, लोकल मिनिमम नहीं है। समझ में आएगा? अच्छा, अब मैं जो दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका बतलाने की कोशिश कर रहा था उस पर आते हैं अपन। तो इस तरह के भी कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होते हैं, और ऑब्जेक्टिव में बच्चा क्या तुक्का मार के आता है 0, फिर बाद में चीज़ें गलत हो जाती है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि 0 क्यों नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और 2 साइन ए कॉस भी यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी, और प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी साइन 5/6, दैट इज हाफ। नीचे देखिए 2 कॉस ए साइन बी है, तो फिर से यहाँ पे साइन ए प्लस बी, और माइनस में आएगा साइन ए माइनस बी माइनस हाफ। बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, है ना। ऊपर वाले को मैं ऐसे लिखता हूं, साइन ऑफ 2x प्लस 5/6 माइनस हाफ, नीचे वाली की शक्ल बना दी, और माइनस हाफ लिख रहे हैं तो फिर +1 करना पड़ेगा, और होल अपॉन साइन 2x प्लस 5/6 माइनस हाफ। ओके, अब जैसे इसको अलग अलग कीजिएगा तो व्हाट यू विल सी इज कि एक तो पार्ट 1 हो जाएगा, और दूसरा वाला जो पार्ट है ना आपका, दूसरा वाला जो पार्ट है आपका, वो +1 अपॉन समथिंग आएगा। अब सोचो अगर मुझे इसका मिनिमम निकालना है, तो पहला वाला पार्ट तो 1 हो गया, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सेकंड वाला वेरिएबल पार्ट है, और उसका भी डिनोमिनेटर वेरिएबल पार्ट है। ऊपर न्यूमरेटर तो फिक्स है ना, न्यूमरेटर तो ये फिक्स है, ये वेरिएबल है। तो मैं अगर पूरे का मिनिमम निकालना चाहता हूं, तो मेरे हिसाब से आप सोच के बताइए कि साइन 2x प्लस 5/6 का क्या करें। तो सर जी इसका मैक्सिमम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज कीजिएगा सर, तभी तो टोटल मिनिमम होगा। तो यानी कि हम लोग बोलें कि इसका मैक्सिमाइजेशन 1 करना पड़ेगा, और इससे हमारे पास fx की मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या आएगी बॉस? 1 प्लस 1 अपॉन, है ना, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो उसको ऊपर ले जाओगे तो 2, 2 प्लस 1 3। तो आप देख लो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन से ये जो अप्रोच है ना, इससे बड़ी जल्दी आ गया। हालांकि इससे भी आ गया हमारा, लेकिन आप समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ी। आई होप इट इज क्लियर, है ना। और 0 क्यों नहीं आंसर होगा उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया वैसे तो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, है ना, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन 4 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ए हैज 1 सॉल्यूशन ऑन द इंटरवल 0 से π/2। 0 से π/2 के बीच में इसका एक रूट होना चाहिए बच्चों। देखो, अगर आप चाहो तो सबसे पहले साइन एक्स को टी मान लो। टी मानने से क्या होगा कि टी की वैल्यू 0 से 1 आ जाएगी, और ये फंक्शन जो है ना एफ टी हमारा ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट पता है क्या कि लीस्ट वैल्यू एक सॉल्यूशन आने के लिए क्या होगा, तो हम लोग बोले कि इधर का रेंज निकालना पड़ेगा आपको, काइंड ऑफ इधर का रेंज निकालना पड़ेगा। क्योंकि याद कीजिए कि अगर हम लोग बोलते हैं ना x² इक्वल टू ए का सॉल्यूशन कब होगा, मान लीजिए तो ए की वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी सॉल्यूशन होगा, है ना, नहीं तो फिर सॉल्यूशन तो नहीं होगा। एक्स ए की वैल्यू नेगेटिव ले लो, देयर इज नो सॉल्यूशन। 0 ले लो तो सॉल्यूशन आएगा, और 0 के आगे, यानी कि x² का जो रेंज है उसी रेंज में ए को रहना पड़ेगा, है ना, तभी हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन आएगा। जैसे ए की वैल्यू -1 लो तो x² इक्वल टू -1 का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन x² इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 2 का है। अगर कोई बोलता है साइन थीटा इक्वल टू ए का सॉल्यूशन, तो मैं बोलूंगा बेटा कि साइन थीटा इक्वल टू ए, तो ए -1 से 1 होना चाहिए तभी साइन थीटा इक्वल टू ए का सॉल्यूशन होगा। नहीं तो साइन थीटा अगर ए की वैल्यू रेंज से बाहर है साइन थीटा के, जैसे 2 है, तो साइन थीटा कभी उसके साथ कैचअप कर ही नहीं पाएगा, 2 हो ही नहीं पाएगा। तो यानी कि दोनों साइड का रेंज सेम होना चाहिए। तो यानी कि मुझे अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड का रेंज निकालना पड़ेगा। तो साइन एक्स को टी मानते ही ये बन जाएगा 4/t, और टी की वैल्यू 0 से 1, एंड दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस टी। अगर हम डेरिवेटिव वाले आइडिया से इसको अगर थोड़ा क्रैक करने की कोशिश करें, तो f' t इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, नीचे आ जाएगा -4/t², और इसका -1 अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, और फिर 1 माइनस टी का कितना आ जाएगा -1। नेसेसरी कंडीशन के हिसाब से इसको 0 कीजिएगा आप, तो दिस विल गिव यू 1 अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/t²। देखो, और इक्वेट करोगे तो मुझे लग रहा है कि यार देखो ध्यान से, तो t² इक्वल टू 4 t² -2t + 1, या फिर इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एक मिनट।
एक तो है कि ओपन करके सॉल्व करें, है ना, और दूसरा हम लोग इसमें ऐसा कर लें कि टी स्क्वायर इज, ऐसे लिख लो, 2 - 2t का होल स्क्वायर, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां से t की वैल्यू आ जाएगी फिर +-2 - 2t, विच गिव्स यू t इक्वल टू 2 - 2t। मतलब t की वैल्यू एक तो आ रही है शायद 2/3, और एक आएगा t इक्वल टू -2 + 2t। तो इधर जाएगा तो t इक्वल टू 2। तो ये तो मेरे काम का नहीं है क्योंकि t 0 से 1 है। तो अब मुझे लग रहा है कि यार देखो t 0 से 1 में क्या हो रहा है, 0 से 1 में क्या हो रहा है, 2/3 के आगे पीछे कुछ हो रहा होगा, है ना, लेकिन गोली मारो, अपन तो उतना क्यों सोचे। अपन ऐसे सोचते हैं कि भाई जीरो के पास क्या हो रहा होगा, जीरो के पास, जीरो के राइट हैंड, जीरो पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, जीरो पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं, लेकिन जीरो प्लस पे क्या होगा, जीरो प्लस पे सर जी इसका तो कोई लेना देना नहीं, 1 है, जीरो प्लस पे ये इन्फिनिटी जा रहा होगा, मतलब ये इन्फिनिटी से नीचे उतर रहा होगा। और 1 के पहले यानी 0.999, तो ये वाली चीज तो बहुत फिक्स टाइप की होगी। ये वाली क्वांटिटी नीचे वाली 0 प्लस, मतलब ये इन्फिनिटी, मतलब दोनों साइड ये स्वर्गलोक की तरफ जा रहा है, तैयारी है। तो यानी कि दोनों साइड, है ना, इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखें तो मेरे ख्याल से अपन इधर नीचे बना देते हैं। तो अगर आप देखें तो 0 1 और फिर 2/3, है ना, तो जीरो के आगे भी ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो इन्फिनिटी से तो नीचे ही आना पड़ेगा। और 1 पे फिर इन्फिनिटी जा रहा है, तो फिर नीचे से ऊपर जाएगा, है ना, और ग्राफ कहीं बीच में टूट नहीं रहा है। तो कुल मिला के हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनना चाहिए। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसका रेंज निकालें तो 2/3 पे इसकी वैल्यू लोवेस्ट आएगी। तो यानी हम लोग बोले कि इसका रेंज क्या आया फिर, तो ले 2/3 पे देखो इसकी वैल्यू पहले तो निकालो, f(2/3), 4/2 और 3 ऊपर, और +1 - 2/3, 1 - 2/3 इज 1/3, तो 3 ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि ये 9 आ रहा है। तो यानी अपन बोल सकते हैं इसका रेंज जो आएगा दैट इज 9 से इन्फिनिटी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन का बेटा सॉल्यूशन है तो ए की वैल्यू को तो 9 से इन्फिनिटी होना पड़ेगा, यानी विच मीन्स कि लीस्ट वैल्यू क्या होगी ए की, दैट इज 9। ये तो एक तरीका प्रॉपर आपको डिफरेंशिएट वगैरह करके दिखाया। कैन वी हैव सम अदर अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आंसर इज यस। लेकिन इस अप्रोच को सीखने के लिए आपको एक इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं T2's फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। पता है तो कमेंट करके बताइएगा, है ना। x1² / α1 +x2² / α2, है ना। दो से ज्यादा के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, 3 के लिए भी यूज कर सकते हैं, 4 के लिए भी। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 + x2 का होल स्क्वायर अपॉन α1 + α2, राइट, लाइक दिस। यहां बस ध्यान रखिएगा कि α1 α2 हैज टू बी पॉजिटिव, ठीक है। एंड इक्वालिटी होल्ड्स, मतलब इक्वल टू कब होगा, कभी सवाल आ जाए तो उसके लिए भी लिख देता हूं मैं, इक्वालिटी होल्ड्स एफ x1/α1 इज इक्वल टू x2/α2। कोई बोले सर ये क्यों चमका आपके, ये मेरे लिए इसलिए चमका क्योंकि इन दोनों का सम जो है ना कांस्टेंट है बेटा, 1 आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे α1 + α2 कांस्टेंट दिख रहा है, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा लिखना चाहता हूँ, है ना। तो चाहो तो इस फॉर्म के साथ लिख लो, चाहे इस फॉर्म के, जिसके भी लिखना है लिख लो। तो 4/sin x +1/1 - sin x, यही है। नीचे वाला ऐड होते ही sin x गायब हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, है ना, लिख दूं यहाँ पे 2², और ये 1²। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी दिस इज गोइंग टू बी 2 + 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्रैक हो गया भाई। sin x +1 - sin x, तो sin x इज गॉन और ये आ जाएगा 9। तो यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो fx है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, मतलब यहां से भी रेंज 9 से इन्फिनिटी आ रही है, और यहां से फिर से हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि जो वैल्यू आएगी लीस्ट वैल्यू ए की, दैट इज 9। तो आप देख सकते हो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है ना बड़ा खतरनाक सा है। इस तरह के क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिसलीडिंग चीज आ जाती है कि जो बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन सीखे हुए होते हैं वो थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि यार dy/dx है इज इक्वल टू 2/x + y टाइप का लिखा हुआ है, तो हम x + y को t मान के या फिर उल्टा करके कि भाई dx/dy लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के, है ना, कुछ ट्राई करते हैं।
है ना, याद है ना, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब एक्स और वाई अपना रोल इंटरचेंज कर जाए तो इसको इधर लाके फिर इंटीग्रेट करके फंक्शन निकालते हैं, फिर बहुत भारी गेम हो जाता है, बहुत भारी गेम। तो हम इसमें क्या है, एक इनइक्वालिटी का सहारा लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे को डोमेन को पकड़े ना, तो को डोमेन से एक चीज समझ में आती है कि जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई एक्स प्लस जी एक्स जो होगा ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा। क्यों सर? दोनों साइड एक्स ऐड कर दिया है ना, नथिंग मच टू से। अब एक्स को इधर डिवाइड करोगे तो 1/x, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x प्लस जी एक्स। पॉजिटिव क्वांटिटीज है दोनों साइड, एक्स भी पॉजिटिव है, जी एक्स भी पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहां से आ जाएगा 2/x प्लस जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/x। ठीक है, और यहां से हम लोग बोलेंगे कि अच्छा तो जी डैश एक्स इसका मतलब हुआ कि 2/x से छोटा होगा। मेरे को एक चीज और समझ में आ रही है कि जी डैश एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों सर? क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, जी एक्स पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा है तो जी डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जी एक्स इंक्रीज कर रहा होगा। बेटा अगर जी एक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू जी एक्स की कहां आएगी, जी1। जी1 ही तो आएगा, सॉरी, जी एक्स अगर इंक्रीज करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू जी एक्स की कहां आएगी, जी6। जी6 और जी1 0 दिया हुआ है। तो इन सब चीजों का फायदा उठाते हैं क्या, कि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन 1 से 6। तो इससे जी6 मेरा डायरेक्टली एक इनइक्वालिटी के फॉर्म में आएगा। है कि नहीं? और ये इंटरेस्टिंग चीज यहां से आ रही है कि जी एक्स फ्रॉम 1 से 6, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन इक्वल टू 2 ln x फ्रॉम 1 से 6। यानी मेरे भाई यहां पे आएगा जी6 माइनस जी1, जी1 इज 0, इज लेस देन इक्वल टू 2 ln 6, और ln 1 0 होता है। तो भाई ये क्लियर बोल रहा है कि दिस कैन नॉट एक्सीड, क्योंकि हमेशा 2 ln 6 से छोटा दिख रहा है। हालांकि इसकी वैल्यू अगर हम निकालने पे जाएंगे तो वैल्यू निकाल जरूर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया ना कि ये काफ़ी कठिन हो जाएगा, है ना, निकालना। और फिर उसका एस्टिमेट करना कि भाई ये किससे बड़ा है किससे छोटा है ना। कोई बोले कि सर मैंने तो इसमें कुछ इस तरह का किया कि dx/dy -12 × x इक्वल टू वाई। तो आप यही देख लो, सबसे पहले तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर -py dy आएगा, तो मेरे ख्याल से -12 वाई टाइप का आएगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन लिखोगे x इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e की पावर -y/2 इक्वल टू इंटीग्रल y इंटू e की पावर -y/2। तो यहां से x इन टर्म्स ऑफ y आएगा। कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए फिर g1 इक्वल टू 0 वगैरह यूज करोगे, बहुत खतरनाक सी इक्वेशन बनेगी। वहां से मैक्सिमम निकालना थोड़ा खतरनाक काम होगा, तो मेरे ख्याल से ये रूट में जाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लिक कराना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम क्या यूज कर सकते हैं। तो फिर जैसे यूज कर सकते हैं तो ये डेटास का क्या इस्तेमाल है। तो ये डेटास हमें ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई जी एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और जी एक्स पॉजिटिव का यूज करते हुए फिर हम इस तरह के, है ना, इनइक्वालिटी रिलेशन से आगे बढ़ सकते हैं सवाल में। तो आई होप ये सवाल आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, राइट। इसमें बोला एफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर कांस्टेंट टाइप का है, टाइप्स। तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स क्या आएगा भाई, b² प्लस a-1 इंटू b -1/4। और इधर मुझे लगता है बच्चों आपको लेबनीज लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स का यूज तो करना ही पड़ेगा। तो ये शायद मुझे लगता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, है ना। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी तो बोलेंगे ना नॉन डिक्रीजिंग है ना। अब यहाँ पे देखो ये बड़ा खतरनाक सा टर्म आ रहा है, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए। अच्छा, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर भी लिखा हुआ है, यानी बी की जो क्वाड्रेटिक है उसके लिए भी लिख रहा है कुछ। ठीक है, तो साइन की बार 4x प्लस कॉस की बार 4x को एस्टिमेट करके देख लेते हैं।
तो आई होप यू नो कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करके, है ना। तो ये तो याद ही रखा करो ऐसे। और इसको लिखेंगे तो 1 बाई टू साइन स्क्वायर टू एक्स। तो इसका जो रेंज होगा, है ना, मैक्सिमम जो आएगा कब, जब जीरो रखेंगे तो 1, और मिनिमम इसका अगर देखोगे तो इसके लिए इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा तो हाफ। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हाफ से 1 के बीच में, है ना, हाफ से 1 के बीच में। अब हम चाहते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जैसे अगर कभी अपने पास ऐसा हो कि कोई बोलता है कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो क्या करूं। तो जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, 1/4 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस 1b। कुछ ऐसा ही सिचुएशन मुझे लग रहा है। मतलब तो साइन एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ए क्या सेलेक्ट करें, या ए क्या हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम साइन एक्स का मिनिमम से छोटा ले ए को, साइन एक्स के मिनिमम से छोटा लो ए को, जैसे ए की वैल्यू लो -1 या -1 से नीचे वाली क्वांटिटीज, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन एक्स हमेशा -2 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर? क्या मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स हमेशा 0 से बड़ा है? नहीं, साइन एक्स हमेशा 0 से बड़ा नहीं बोल सकते, क्योंकि -1 से 0 की वैल्यू भी साइन एक्स ले सकता है। तो अगर मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं ए को, है ना, साइन एक्स के मिनिमम वैल्यू से नीचे कर दूं, तो मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ये ट्रू हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 कर दें, इसकी मिनिमम वैल्यू छोटा। तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि इसका मिनिमम कितना है, इसका मिनिमम हाफ है। तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या करें, इसके मिनिमम से छोटा कर दें, यानी कि 1/4 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस 1b शुड बी लेस देन इक्वल टू हाफ, ऐसा कर दें। और इसको इधर ले जाओगे तो बी स्क्वायर फिर से प्लस ए माइनस 1b, और हाफ माइनस क्या आ जाएगा बेटा, 1/4। हाफ माइनस 1/4 इज +1/4 is greater than equal to 0, and that is also true for b belongs to r, है ना। फिर से एक बार समझिएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा सा लॉजिकल है। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए जब मैं बोलूंगा, तो आई होप इसको थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचिएगा कि अगर मैं ए को साइन एक्स के मिनिमम वैल्यू से छोटा रखूं, तो साइन एक्स मिनिमम -1 हुआ। ए अगर -1 लो, -2 लो, -3 लो, तो साइन एक्स हमेशा -1 से भी बड़ा होगा, साइन एक्स हमेशा -2 से भी बड़ा होगा, ये साइन एक्स का रेंज -1 से बने, तो -1 के नीचे की हर एक वैल्यू से बड़ा होगा। तो जस्ट लाइक दैट हमारे पास साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू के दिया हुआ है मान। तो हम के क्या लें, तो के को हमें हाफ से छोटा लेना चाहिए, क्योंकि उसके मिनिमम वैल्यू से छोटा लेंगे तो ही तो काम बनेगा, जो अभी लॉजिक देखा हमने। तो उससे हमें समझ में आ गया कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। और ये बी में क्वाड्रेटिक है दोस्त। अगर ये बी में क्वाड्रेटिक है, तो बी में क्वाड्रेटिक क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, है ना, या फिर टच करने वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बात करो। तो इसके लिए डी क्या होगा, नेगेटिव, और इसके लिए डी क्या होगा, 0। यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट मुझे क्या लिखना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का ऑप्शन तो पॉजिटिव ही है, तो डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे तो a -1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर -4ac। तो यानी a -1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी a -1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो a -1 इज लाइंग बिटवीन -1 से 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 से लेकर 2। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ दिस। तो देखो a अगर 0 से 2 है, तो देखो इंटीजर तो 3 आएंगे, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं आएगा भाई। तो यानी कि 2 ही आंसर आएगा ना, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, हो सकता है 3 मार्क कर दें, है ना, लेकिन अगर केयरफुली पढ़ोगे तो पॉजिटिव बोल रहे। तो 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, दैट मीन्स एक्चुअली व्हाट, है ना, दैट मीन्स एक्चुअली व्हाट, कि भाई 0 नहीं ले सकते। आई थिंक ये भी बहुत बवाल सवाल था, है ना। अब ये हमारे पास एक और सवाल आ गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अभी देखो लॉग है, एक तरफ x है, तो बहुत ऑब्वियस है कि कोई फॉर्मूला इसमें फिट इन हो ही नहीं सकता, है ना। और लॉग को थोड़ा क्लब भी करते हैं, तो हमको कैसे दिखेगा, 3x² - 2x³
है ना। तो कोई फॉर्मूला किसी धराचार्य लगा दिया वगैरह कुछ, तो वो करेगा नहीं। अच्छा, एक चीज और हम नोटिस कर सकते हैं, डोमेन हमेशा नोटिस करना चाहिए ना, एक्स हैज टू बी पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए, फाइनल एक्स होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वन पे तो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स लिखें ना लॉग की प्रॉपर्टी से, तो इधर दिख रहा है मुझे कि लॉग बेस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स आ रहा है। ये मजेदार सिचुएशन है यार। एक्स पॉजिटिव के लिए मैंने पढ़ा हुआ है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगी। तो मुझे आइडिया तो समझ में आ गया कि भाई ये अब किल कैसे होने वाला है। तो लॉग बेस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन लॉग टू बेस टू, दोनों साइड लॉग ले लिया है ना, इंक्रीज बेस वन से बड़ा है, तो दिस इज वन। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला साइड तो मुझे पक्का दिख रहा है, पक्का दिख रहा है ना, आरएचएस वन या वन से बड़ा है। एलएचएस को चेक करते हैं एक बार कि एलएचएस में क्या आता है, मिनिमम मैक्सिमम। तो क्योंकि हम डायरेक्ट तो उसको सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग बोले कि एफ एक्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि दोनों की साइड का ग्राफ बना के दोनों का इंटरसेक्शन सोच लूं। तो मैंने बोला कि एफ एक्स पहले तो आप सोचते हैं 3x² माइनस 2x³। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा, 6x माइनस 6x²। सोच लो, यानी 6 कॉमन आएगा और एक माइनस साइन भी कॉमन आएगा, x इंटू एक्स माइनस वन। तो इधर देखना दो पॉइंट्स आएंगे 0 1, जहां ये डैश अपना साइन चेंज करेगा, ये माइनस प्लस माइनस, बिकॉज बाहर एक माइनस साइन है। तो अगर मैं इसके ग्राफिकल पार्ट पे जाऊं और मैं सोचूं कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा, तो मुझे लगता है कि देखो जीरो से पहले तो डिक्रीज करेगा, वन के आगे भी डिक्रीज करेगा और जीरो से वन में इंक्रीज करेगा। जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है बॉस, इसकी जीरो पे वैल्यू जीरो ही है। अच्छा, माइनस इंफिनिटी पे कहां जाएगा भाई ये, तो माइनस इंफिनिटी पे देख रहा हूं ना, इसका पावर ज्यादा है तो ये अपने आप को है ना डोमिनेट करेगा, और ये शायद इंफिनिटी जाएगा, तभी जीरो तक ये नहीं है। हाँ, प्लस इंफिनिटी जाएगा, सॉरी, माइनस इंफिनिटी भी है, माइनस इंफिनिटी क्यों, माइनस और माइनस प्लस, प्लस इंफिनिटी, तभी ये जीरो तक डिक्रीज करेगा। जीरो तक डिक्रीज करेगा मेरे ख्याल से मेरे भाई, जीरो पे वैल्यू इसकी पॉजिटिव है। इसके बाद ये इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने के बाद इसकी वन पे वैल्यू जरा देखें, वन पे वैल्यू 3 माइनस 2 दैट इज वन, है ना, ये वन है वैल्यू। और इसके आगे फिर डिक्रीज करेगा और इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, मतलब इस तरीके जाएगा। तो मुझे क्या सोच में आ रहा है ना यार, कि मैंने बना तो सबके लिए दिया, लेकिन मुझे बनाना तो एक पॉजिटिव के लिए चाहिए था ना। यानी हम लोग बोल रहे हैं कि ये पार्ट जो है ना ग्राफ का, ये मुझे चाहिए ही नहीं, इसको मुझे हटा देना चाहिए यहां तक। यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो ग्राफ बन रहा है ना, वो ये ग्राफ बन रहा है। बस हम अभी इसको गुलाबी कलर से आपके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, बस यही पार्ट अपना ग्राफ का बनेगा। इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है भाई, कि इधर की साइड है ना, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना, इसके लिए बोलूं फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा वन से छोटा है ना, ये साइड हमेशा वन या वन से छोटा है। और इसकी वन वैल्यू किस पे आ रही है, तो भाई इसकी वन वैल्यू वन पे आ रही है ना, इसकी वन वैल्यू वन पे आ रही है। और इसकी वैल्यू वन वन पे कब आ रही है, सॉरी, इसकी वैल्यू वन कब आएगी, जब एक्स प्लस वन बाई एक्स टू होगा और एक्स की वैल्यू वन होगी। तो मतलब भाई काम हो गया अपना। मतलब हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वन या वन से छोटा है, राइट हैंड साइड वन या वन से बड़ा है। तो इक्वालिटी सिर्फ वन पे पॉसिबल है, और वन कब हो रहा है दोनों साइड, जब एक्स इक्वल टू वन हो रहा है। मतलब एक सॉल्यूशन आएगा मेरे भाई, देयर इज गोइंग टू बी बच्चों वन सॉल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी वन। तो इसका आंसर मुझे लगता है ए आ जाएगा। तो काफी कमाल का सवाल है। अच्छा, अब ये सवाल देखिए, इसको देखकर ही फील आ रहा है कि एफ एक्स ये दिया हुआ है और एफ एक्स इक्वल टू के। तो मैंने इस तरह के अन्ना ओजी वाले जो सॉल्यूशंस है ना, जो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इस तरह के बहुत सवाल कराए हैं ना, कि ग्राफ से बनाइए और देखिए, फील कीजिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ही बना लेते हैं ना, खत्म ही करते हैं ना। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 2। मतलब भाई रूट तो आ रहा है, लेकिन गंदा आ रहा है मुझे लग रहा है ना। एक्स की वैल्यू का निकालिएगा, 6 प्लस माइनस, है ना, 36 माइनस 4 दुनिया 8 या 24 अपॉन 6। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस माइनस 36 में से 24 गया मेरे ख्याल से 12, 12 इज 2√3। तो दिस इज 2 कट जाएगा तो 3√3, 1/√3 शायद ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहां पे शायद ये जीरो हो रहा होगा ना,
एफ डैश एक्स इक्वल टू। तो अब जरा इसका ग्राफ अगर बना के आप देखोगे तो बच्चों ये दोनों रूट्स हैं तो पॉजिटिव है ना। एक है आपका 1 + 1/√3 और एक है आपका 1 - 1/√3। एंड बहुत ऑब्वियस है कि ये क्वाड्रेटिक है ना ग्राफ, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये 2 पॉइंट्स पे 0 हो रहा है ऐसे। तो दिस इज द छोटा रूट, दिस इज द बड़ा रूट। तो इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि एफ डैश एक्स इधर ही पॉजिटिव इधर ही पॉजिटिव, मतलब इधर की साइड फंक्शन इंक्रीज करेंगे और इसकी साइड फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज, है ना। इसका देखना -∞ पे -∞ चला जाएगा एक्स क्यूब के कारण, हाईएस्ट पावर निकाल के आप देख सकते हैं। जैसे एक्स क्यूब निकाल लीजिए तो दिख जाएगा 1 - 3/x + 2/x²। तो एक्स क्यूब निकाल के सोचिए, तो एक्स अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो ये दोनों टर्म्स जीरो जा रहे होंगे, 3/∞ 2/∞। -∞ पे भी ये दोनों टर्म्स जीरो जा रहे होंगे। तो मैं इन्फिनिटी और -∞ के लिए ये फॉर्म से काम कर रहा हूं, है ना। तो ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा तो इन्फिनिटी इंटू 1 इज इन्फिनिटी, और -∞ पे ये -∞ इंटू 1 इज -∞। ये दोनों तो जीरो चले गए, है ना। तो यानी -∞ से ग्राफ उठना चालू होगा। जीरो पे वैल्यू जीरो है, यानी कि इस जगह पे वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से बढ़ते 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 कुछ तो भी पॉजिटिव वैल्यू लेगा ये, और फिर इसके बीच में डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करने में कितना डिक्रीज करेगा उस पर डिपेंड करेगा यार। अगर मैं इसमें एक्स बाहर निकालू तो बहुत प्यारा सा लग रहा है यार, मैंने मिस कर दिया शायद इसको। मैंने मिस कर दिया। इसके 3 फैक्टर दिख रहे हैं यार, 0 1 2, तो 1 तो इधर आएगा और फिर 2 मुझे लगता है इसके आगे आएगा। तो मतलब ये ऐसे तो पहले बढ़ेगा और बढ़ने के बाद फिर घटेगा 1 पे, ये एग्जैक्टली नीचे की साइड डिप करेगा और ये नीचे जाके फिर ये ऐसे बढ़ेगा। मुझे लगता है ये दोनों पॉइंट्स निकालने की भी जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल, है ना। मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मिस कर दिया जिसकी वजह से मुझे ये थोड़ा लेंदी ले गया, और अगर नहीं मिस करता तो सिंपल ये क्यूबिक मेरे को बस प्लॉट करना था, है ना, वेविकर मेथड से कि भाई, है ना। अगर इसको अगर ध्यान से देखो तो 3 पॉइंट्स आ जाएंगे 0 1 2। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब इधर की साइड नेगेटिव रहेगा फंक्शन जो कि दिख रहा है जीरो से पहले, फिर पॉजिटिव होगा, फिर ऐसे ऐसे चलेगा। अब द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव सॉल्यूशन। तो अगर हम के की वैल्यू ये ले, मान लो जो इस वाले, है ना, टॉप मोस्ट पोजिशन से ऊपर है, तो इसमें एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, ये केस नहीं हो रहा है एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव एंड एग्जैक्टली 1 नेगेटिव। या फिर हम इधर नीचे ले तो भी नहीं हो रहा है ना। कोई बोले सर ये वाला केस लेंगे तो, सुनना ध्यान से, या ये वाला केस लेंगे तो देखना ध्यान से। तो ये केस में अगर इसको मैं के लेता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है ना, मैं बता सकता हूं आपको कि ये एक सॉल्यूशन तो ये होगा और एक सॉल्यूशन ये होगा, लेकिन दोनों जो कटिंग है ना वो पॉजिटिव साइड ही हो रहा है, पॉजिटिव साइड ही हो रहा है, मतलब दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव। लेकिन ये जो नीचे वाला केस है ना, इसमें एक कटिंग मतलब एक सॉल्यूशन पॉजिटिव साइड में और एक सॉल्यूशन मेरे ख्याल से नेगेटिव साइड में। तो मेरे ख्याल से ये के की वैल्यू आएगी, लेकिन निकालना पड़ता है यार, सॉरी यार, मतलब एफ डैश एक्स बिना निकाले तो फिर तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हम लगेगा कि हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1 + 1/√3 पे। तो कितना आएगा x, दैट इज √3 + 1/√3, x - 1, तो दिस -1 करेंगे तो 1/√3, और x - 2 मतलब दिस -2 करोगे तो 1/√3 - 1, तो √3 का एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 1 - √3। बेटा √3 3 आ रहा है नीचे, तो √3 √3 √3 तो 3√3, और ऊपर मेरे ख्याल से माइनस साइन निकाल लो, और √3 - 1 इंटू √3 + 1 इज 2, तो -2/√3 √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो -2√3/9। यानी बच्चों के की ये वैल्यू पे हम लोग बोल रहे हैं एग्जैक्टली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सॉल्यूशन आ रहा है। कोई बोले सर इससे ऊपर लेते तो, इससे ऊपर लेते तो 3 सॉल्यूशन आता है ना, एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो ये केस ओबे नहीं करता। तो लेकिन बस ये वाली लाइन जो है ना हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। इसी केस में हमारा जो कटिंग है ना, ग्राफ और एफ एक्स इक्वल टू के, मतलब के वाली लाइन का, उस वो 2 पॉइंट जो काट रहा है, एक नेगेटिव साइड काट रहा है, एक पॉजिटिव साइड काट रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ए आगरा होना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बोले कि एफ एक्स इज x - 1/x। तो इसका भी ग्राफ बना के देखो। इस तरह के ग्राफ मैंने अन्ना सॉल्यूशन में बहुत सारे बना के दिखाए आपको।
अभी भी दिखाऊंगा ही। जीरो पे ये डोमेन में नहीं है, तो डैश कितना आएगा? डैश आएगा 1 और प्लस 1/x² विच डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब फंक्शन शायद हमेशा इंक्रीज टाइप का करेगा ना। जीरो पे मामला गड़बड़ इसका है ना, ध्यान रखिएगा। देखो इन्फिनिटी पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट जीरो जाएगा। जैसे बड़ी क्वांटिटी कर लो, जैसे 5 करोड़ रख दिया तो x 5 करोड़ और 1/5 करोड़ मतलब जीरो को टेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तो एफ एक्स की वैल्यू x को ज्यादा अप्रोच करेगी, यानी ये एक एसिम्प्टोटिक बिहेवियर दिखाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं ना ये लाइन है y=x, तो जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाओगे ना, मतलब बड़ी वैल्यूज लेगे तो ये x जाएगा, क्योंकि ये वाला का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा, मतलब इस लाइन पे ये चलने लग जाएगा। माइनस इन्फिनिटी की साइड देखोगे तो ये वाला फिर से जीरो हो जाएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी मतलब y=x लाइन पे चलने लग जाएगा। अगर हम इसको जीरो करके देखें तो मुझे लग रहा है x² - 1 = 0, तो x की दो वैल्यूज पे जीरो होगा, +-1। बाकी हमेशा एक ग्रेटर देन जीरो। इन्फिनिटी पे निकाल के देख लेते हैं, तो इन्फिनिटी पे तो ये इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा होगा। अच्छा, जीरो प्लस पे कहाँ जा रहा होगा? जीरो प्लस पे ये जीरो प्लस, ये माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी चालू होगा मुझे लगता है, देखो आप। और ये इंक्रीज करते 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 इस लाइन को, है ना, इस लाइन की तरफ चला जाएगा। सॉरी, इसके पैरेलल क्यों कर दिया सर? क्योंकि मैंने अभी बताया ना, इन्फिनिटी पे इट इज मोर और लेस लाइक एक्स, मतलब ये एक्स को टच करने की अब कोशिश करेगा, इसको क्रॉस तो नहीं कर पाएगा, तो इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना। और ये पॉइंट होगा 1,6। और ऑड फंक्शन टाइप का है तो इधर की साइड इसका ग्राफ मुझे लगता है ऐसा जाएगा, है ना, ये -1, समथिंग लाइक दिस। तो मतलब फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ डिफाइंड फ्रॉम r-0 to r। तो आई डोंट थिंक फंक्शन इज इन्वर्टिबल, क्योंकि मिनी वन हो चुका है। fx1 is greater than fx2 for all x1 greater than x2, आंसर इज नो। अगर x1 x2 से बड़ा है, जैसे मैंने ये अगर 1 से 0 के बीच में अगर ये कोई हाफ पॉइंट लिया तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और इधर की साइड अगर हमने कोई पॉइंट लिया -1/2 टाइप तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो f ऑफ हाफ इज नॉट ग्रेटर देन f ऑफ -1/2, तो मुझे लग रहा है ये भी गलत है। बहुत बार क्या होता है, बच्चा इंक्रीजिंग सोचता है और ये ऑप्शन टिक कर देता है, तो भाई यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है जीरो पे। तो x1 x2 अगर एक साइड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x1 x2 में अगर एक इधर ले लें एक इधर ले लें तो फिर गड़बड़ है। ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज एग्जैक्टली वन एसिम्प्टोट। तो पॉइंट इज कि ये लाइन भी एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं? लाइंस टचिंग द कर्व एट इंफिनिटी। तो ये जो आपका वाई एक्सिस है ना, ये भी एसिम्प्टोट है, क्योंकि ये भी ग्राफ को प्रॉमिस कर रहा है कि इंफिनिटी पे टच करेगा या माइन, तो ये भी एसिम्प्टोट है और ये भी एसिम्प्टोट है y=x। तो एग्जैक्टली वन तो नहीं होगा। फंक्शन इज 1 in every continuous interval a से b डिफाइंड ऑन वन साइड ऑफ ओरिजिन। तो मान लो वन साइड ऑफ ओरिजिन मतलब ओरिजिन के इधर अगर आप सिर्फ सोचो कोई भी इंटरवल लेके तो 1 1 है, और इधर भी सोचो तो 1 1 है, तो इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे डी नहीं मार पाते हैं ना, यहाँ गलती कर देते हैं। तो मेरे ख्याल सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो। अब ये देखिए ये कह रहा है कि फंक्शन दिस वेयर टी इज अ पैरामीटर, मतलब टी चेंज कर सकता है, हैज अ मिनिमम एंड मैक्सिमम देन द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ टी। मतलब फंक्शन तो एक्स का है, लेकिन टी भी यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन एक्स से इंडिपेंडेंट होगा, है ना। और बोला कि इसका एक मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए तो टी की वैल्यू, तो ऑफकोर्स मैक्सिमम मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स को 2 पॉइंट पे जीरो होना पड़ेगा, ये बात पकड़ के चलनी पड़ेगी। अगर इसको 2 पॉइंट पे जीरो होना पड़ेगा तो हम इसका एफ डैश निकालेंगे x-4 का स्क्वायर, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर और इसका डेरिवेटिव, तो t + 3x का तो 3 -2x माइनस न्यूमरेटर आएगा, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? t + 3x - x², और डिनोमिनेटर का तो 1 आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के दो रूट्स होने चाहिए, टू रूट्स, टू डिफरेंट रूट्स इनफैक्ट। तो भाई ये एक क्वाड्रेटिक ही तो बन रहा है मुझे जैसा समझ में आ रहा है, देखना 3x - 2x² एंड ऊपर वाला पकड़ रहे हैं, डिनोमिनेटर का तो क्या ही करेंगे, -12 और +8x -t -3x +x²। तो -2x² + x² इज -x², 8x + 3x इज 11x, अच्छा 3x तो एक कट भी गया, तो +8x, और -12 - t, तो -12 - t, इसके दो रूट्स होने चाहिए।
तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस साइन निकाल के प्लस 12 प्लस टी। तो भाई ये क्वाड्रेटिक के दो डिफरेंट रूट्स कब हो सकते हैं? जब d ग्रेटर देन 0। अब d निकालेंगे तो d बी स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4 AC में 12 प्लस टी एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मुझे लग रहा है बच्चों 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 माइनस 12 माइनस टी इज ग्रेटर देन 0। टी को इधर भेज दोगे तो t इज लेस देन 4 आ रहा है। यानी कि अगर t 4 से छोटा हुआ है ना, t अगर 4 से छोटा हुआ तो काम होगा आपका, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 4 है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो हालांकि बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन इस तरह से प्रेजेंट जब होता है ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है इसमें, है ना, समझ ही नहीं आता। ओके, नाउ क्लासिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास हमेशा आते रहते हैं। फॉर ए स्टीमर द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल पर आवर वेरीज एज द क्यू ऑफ इट्स स्पीड। तो अलग कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल COP लिख देते हैं इज प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब VQ। अच्छा, करंट की भी स्पीड दी हुई है C, देन द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड ऑफ द स्टीमर गोइंग अगेंस्ट द करंट। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो स्टीमर है वो D डिस्टेंस तक चलता है मान लीजिए, तो कितनी देर में पूरा करेगा? तो मेरे ख्याल से स्पीड इसकी V है और C ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो D अपॉन V माइनस C। तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड ऑफ द स्टीमर बतलाना है हमें। तो ऑलरेडी जो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल है वो इसका मतलब हो गया, जो भी पर आवर आएगा वो KV क्यूब जो भी है, मतलब कंजम्पशन मतलब स्पीड मतलब सॉरी इकोनॉमी से उसको रिलेट कर सकते हैं। तो कितना खर्चा हुआ, तो अगर ये पर आवर हो रहा है कंजम्पशन और इतनी देर तक चल रहा है स्टीमर, तो यानी कि कुल मिला के हम लोग को लगता है KV क्यूब इंटू D अपॉन V माइनस, ये खर्चा हुआ। और इसमें द ओनली वेरिएबल एलिमेंट आई थिंक इज V, क्योंकि K तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, D फिक्स ही होगा और C भी फिक्स है ना, स्टेडी करंट है। तो यानी कि इसमें हमें KD हटा देना चाहिए और V क्यूब अपॉन V माइनस C पे फोकस करके इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। बढ़िया सवाल है। तो लिखिए अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश V निकालेंगे तो KD हटाइए और नीचे आ जाएगा V माइनस C का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा V माइनस C इंटू 3V स्क्वायर और माइनस V क्यू। इसको जीरो करेंगे तो यहाँ V आ जाएगा हमारा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरे ख्याल से KD तो खत्म ही हो जाएगा और ये सब खत्म हो जाएगा, तो V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 3V माइनस 3C माइनस V इज इक्वल टू 0। तो V स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ से मुझे लगता है V इक्वल टू 3C बाई 2, मतलब 1.5C से। तो इसका आंसर शायद मेरे ख्याल से बॉम्बे आना चाहिए। 10वें क्वेश्चन में आते हैं, है ना, ये भी देख के थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है। ये FX GX दिया हुआ है वेयर दिस वही सब है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड फॉर द HX, HX यहाँ से निकलेगा तो ln A HX और ln FX प्लस ln GX। तो ln FX प्लस GX को हम ln FX इंटू GX लिख सकते हैं, यस और नो, देखो एक बार। तो ln FX इंटू GX कैसे निकालें? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो a की पावर समथिंग a की पावर समथिंग, तो a की पावर में क्या बन जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब a की पावर मॉड x सिग्नम x का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a की पावर मॉड x सिग्नम x, नो सिग्नम x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर t प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t, तो ये t आ जाएगा और लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये नीचे होता जाएगा। सो दिस इज a की पावर मॉड x सिग्नम x इनटू ln a इज ग्रेटर देन 1, तो ln a कैन नॉट बी 0, a इज 1 से बड़ा, तो ln a कैन नॉट बी 0, तो ln a काट सकते हो और hx यहां से आ गया आपका a की पावर मॉड x सिग्नम x। बहुत बढ़िया। तो अब हम बोल सकते हैं कि hx को हम शायद डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं x ग्रेटर देन 0 लूं तो मॉड x खुलेगा प्लस साइन से, तो a की पावर x और सिग्नम 0 से बड़ा यानी 1,
जीरो पे कितना आएगा, जीरो, और लेस देन जीरो पे सिग्नम -1 होगा, माइनस ऑफ ए की पावर -x, ऐसा कुछ। फंक्शन इवन है या ऑड है कैसे पता करेंगे? मेरे ख्याल से एक बार ग्राफ बना के देखते हैं। जीरो पे तो वैल्यू उसकी जीरो आ रही है भाई। जीरो प्लस पे अगर हम वैल्यू देखें तो ये 1 आएगा, है ना, ऐसा कुछ आएगा। और इन्फिनिटी पे ए 1 से बड़ा है ना, तो बेस 1 से बड़ा है, तो ये बढ़ते 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 ऐसे चला जाएगा। और यहाँ पे जीरो माइनस पे ये -1 आएगा। ये ए की पावर एक्स का ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव के लिए, है ना, सिर्फ पॉजिटिव के लिए। ए की पावर एक्स अगर ए 1 से बड़े के लिए बनाओगे ना, तो ऐसा आता है, ए की पावर एक्स ए 1 से बड़े के लिए, जो कि दिया हुआ है ना, कि ए 1 से बड़ा है। अगर आप ए की पावर -x बनाते हैं 1 से बड़े के लिए, तो ऐसा आएगा इधर। और आपने क्या बनाना है, माइनस ऑफ ए की पावर -x, मतलब नीचे चला जाएगा ये। और जीरो से पीछे अगर बनाओगे तो मुझे लगता है ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो व्हाट आई कैन सी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज करता हुआ जा रहा है ना। और ऑड भी है क्योंकि सिमेट्रिक क्वाड्रेंट में ऑपोजिट है, तो मुझे लग रहा है कि एच इज ऑड एंड इंक्रीजिंग। डी ऑप्शन आई थिंक इज द बेस्ट, 10th का डी, यस। देख लो, क्लियर है ग्राफ से, सीधा सीधा ऑड दिख रहा है ना। बाकी मैं चेक करके ही बतला सकता हूँ इसे। 11, 12 और 13 जो है, आई थिंक दिस आर कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन। यस, तीनों में स्टार्टिंग का पार्ट सेम है। एक्स अप्रोचिंग 0 प्लस पे जी एक्स निकालना है भाई, क्या करें? 0 प्लस मतलब इधर से आएगा, तो यानी कि दिस इज एज गुड एज लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 प्लस एक्स इंटू ln 1 + 1/x। ओके गाइस, ये वाला तो 0 प्लस पे 0 जा रहा है, इंटू 1/0 प्लस इज इन्फिनिटी, ln 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है भाई। तो मुझे लगता है कि लॉपिटल लगाना पड़ेगा, लॉपिटल लॉपिटल खेलते हैं। तो इधर हो गया ln 1 + 1/x, 1/x। तो अब ये मेरे ख्याल से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, लॉपिटल लगा सकते हैं आप। तो लगाते हैं। ln t का कितना होता है, 1/t, 1/t की जगह तो 1 + 1/x नीचे आएगा, है ना, 1/t। और फिर 1 + 1/x का तो -1/x²। ऐसा ही कुछ नज़ारा आपको नीचे ही मिलेगा, 1/x का -1/x²। तो ये ब्रैकेट पूरा ही उड़ जाएगा। और इसको अगर अब आप देखिएगा तो लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 प्लस, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो तो x/x+1। तो मुझे लग रहा है नीचे 1 ऊपर 0, तो ये 0 जा रहा है शायद। इसका ए आएगा आंसर, 11 का ए आएगा। ठीक है भाई, तो लॉपिटल बेसिक क्वेश्चन है बहुत। द फंक्शन एफ इज, एफ के बारे में पूछ रहा है ये, तो ग्राफ व्राफ बनाना पड़ेगा इसको 0 से बड़े के लिए। चलो थोड़ा सा तो उसने सुकून दिया, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो f' निकालेंगे तो भैया पहले तो e की पावर में लिखना पड़ेगा, e की पावर x इंटू ln 1 + 1/x, gx टाइप की चीज आ गई यहाँ पे। तो ऑलरेडी e की पावर t का, तो पहले तो e की पावर t ही आ जाएगा, और फिर t का डेरिवेटिव मतलब ln 1 + 1/x। अच्छा सवाल लग रहा है भाई। प्लस x इंटू ln 1 + 1/x का डेरिवेटिव मतलब 1 + 1/x, और फिर 1/x का आएगा -1/x²। खूंखार सवाल है। मतलब ये चीज आ रही है वापस से आपकी 1 + 1/x की पावर x, वापस से घूम फिर के, है ना, क्योंकि इसको आपने अगर ऐसा लिखा है तो उल्टा भी लिख सकते हैं ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अंदर बन जाएगा ln 1 + 1/x। ये देख लो भैया, ये एलसीएम लोगे तो एक तो माइनस आएगा बीच में, और नीचे एक तो x+1 होगा, और एक x² कट जाएगा, ये आएगा भाई। इसको देखकर ये तो नहीं बता सकते कि भाई ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब इसको फिर से पकड़ना पड़ेगा, इसको फिर से पकड़ना पड़ेगा, मतलब मुझे hx मान के चलना उसको। आई होप स्क्रीन विजिबल चल रही होगी। तो चलिए इसको hx मान के चलते हैं, ln 1 + 1/x -1/x+1।
तो जब बच्चों इसका डेरिवेटिव निकालोगे और सोचोगे कि क्या हो रहा है, तो जरा देखें, तो फिर से इसका डेरिवेटिव तो वही आएगा 1/1 + x 1/x इंटू -1/x²। 1/t का -1/t² तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भाई जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, एक x जंप करके ऊपर जा रहा है, तो नीचे x+1 और ऊपर एक x और -1/x² +1/x+1 का होल स्क्वायर। सही चल रहा है? कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत आई तो फिर दिक्कत है। और इसका एलसीएम लेते हैं, तो नीचे बनेगा x इंटू x+1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर मेरे ख्याल से यहाँ माइनस साइन के साथ आएगा x+1 आई थिंक, और प्लस x। मतलब बॉस ये नेगेटिव आ रहा है, -1/this। तो बोले नेगेटिव कैसे सर, x तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, x पॉजिटिव है मेरे भाई, तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो चलो फाइनली पता चल गया कि अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये फंक्शन गिरा हुआ है, मतलब डिक्रीजिंग है। जीरो के आगे बस बात कीजिएगा, जीरो के आगे फंक्शन थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है ना, ध्यान से देखना। जीरो के आगे, जीरो प्लस पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो प्लस पे ये इन्फिनिटी जा रहा है। अच्छा, इन्फिनिटी पे क्या आ रही है, इन्फिनिटी पे देखो, इन्फिनिटी पे ये ln1 जीरो जा रहा है और ये 1/0, यानी कि इन्फिनिटी पे जीरो जा रहा है और फंक्शन थ्रू आउट डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग है और इन्फिनिटी पे जीरो जा रहा है, मतलब ऐसा ही कुछ जाएगा ना, फिर ऊपर से नीचे आएगा तभी जीरो जा पाएगा, है ना। इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालो, वहां से जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो हमने क्या कि अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस चीज को, तो 1+1/∞, मतलब ln1 इज जीरो, -1/∞+1 दैट इज ऑल्सो जीरो, मतलब इन्फिनिटी पे जीरो जा रहा है और फंक्शन डिक्रीजिंग है अगर hx, तो ऐसा होना पड़ेगा, ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। अब एक चीज समझ में आ गई यहां से कि इसका मतलब hx हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर इन्फिनिटी पे जीरो है तो फंक्शन डिक्रीज करते हुए जीरो जा रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव रहा होगा तभी तो ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो hx पॉजिटिव मतलब ये यहां से ये वाली चीज पॉजिटिव हो गई। f' पॉजिटिव मतलब फंक्शन तो भाई इंक्रीजिंग है। तो मैक्सिमा बट नो मिनिमा बकवास, मिनिमा बट नो मैक्सिमा गलत, बहुत नहीं, मोनोटोनिक, मतलब मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है ना 12th वाले का आएगा डी, डलिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बड़ी बड़ी खतरनाक, बड़ा ही सही सवाल था। अब ये क्या चाहता है भाई मुझे लग रहा है ये डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम लग रहा है। 1/n अगर रखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1+n⁴ 1+1+n/2, है ना, क्योंकि f(2/n) यहाँ डालिएगा ना तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2/n। 1+n/3 की पावर 3/n, and just like this 1+n/n की पावर 1/n, इस पूरे की पावर भी 1/n है क्या। तो मेरे ख्याल से इसको आप कुछ मान लीजिए y y, है ना, और दोनों साइड log ले लो, है ना, log ले लो, तो यानी हमारे पास log y आ जाएगा, लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। बच्चों अगर पूरे पे log लोगे तो 1/n पहले तो बाहर आएगा और फिर इन सब का log 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 आएगा ना, तो log ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1+n/r की पावर r/n, ऐसे देख लो, का सिग्मा r = 1 से n। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट ऑफ सम से 1/n का dx हो जाएगा, सिग्मा का इंटीग्रल हो जाएगा, और r/n नीचे घुसेगा तो ये शायद x आएगा, और इनटू ln1+1/x, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, आई होप आपने पढ़ा होगा, और ये फिर लिमिट 0 से 1 ये आएगा। तो भाई है तो बढ़िया ही सवाल। अब यहाँ पे मुझे लगता है बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन x² 2 इंटू ln1+1/x फ्रॉम 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 x² 2, और फिर से 1+1/x का डेरिवेटिव लिखोगे तो 1/1+1/x बार बार आ रहा है भाई, इंटू -1/x², तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये ऐसा आएगा।
1 रखेंगे तो इधर आएगा हाफ इंटू ln 2। 0 पे ये 0 जा रहा है और ये शायद इन्फिनिटी जा रहा है, तो फिर से मुझे लगता है कि इसका लिमिट निकालना पड़ेगा। तो भाई अभी अभी हमने x इंटू ln 1+1 इसका निकाला है ना, 0 प्लस पे। तो वो मुझे लगता है, नहीं सॉरी इस वाले में है ना, इसका हमने लिमिट निकाला है 0 प्लस पे, तो ये 0 ही आया था है ना। तो मुझे लगता है x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा है ना। तो मुझे लग रहा है कि 0 पे आप निकाल के देख लीजिएगा, 0 ही जाएगा। और +1/2 और 0 से 1 ये थोड़ा खतरनाक आएगा, x/x+1। तो x प्लस ये आएगा तो +1 - 1 dx करेंगे, और इसका सिंपल मतलब हुआ कि दिस इज हाफ, मतलब ln 2/2 प्लस हाफ, और इसको हटाइएगा तो 1 dx का तो 1 आ जाएगा, माइनस ln x+1 0 से 1। सो दिस इज ln 2/2 प्लस हाफ, कैलकुलेशन अच्छा खासा करा गया भाई, 1 माइनस ln 2। आई डोंट थिंक कि ln 2/2 विल सर्वाइव, दिस इज हाफ जस्ट। तो भाई ln y की वैल्यू ये आई है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर हाफ। e की पावर हाफ मतलब रूट ई। तो इसका मुझे लगता है d आना चाहिए, d 13th का d आएगा। पहले तो ये डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम देख के ही थोड़ा कॉन्फिडेंस लोअर डाउन हो जाता है। बट अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाना चाहिए है ना, कि y के बाद जब log लिया है ना तो 1/n पहले नीचे उतरेगा, इसका log इसका log इसका log इसका log प्रोडक्ट में आएगा, तो फिर सबका log सम हो जाएगा, सबका log सम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही बनेगा है ना, आप देख लेना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर अ रियल वैल्यूड फंक्शन f फ्रॉम r to r, f'(0) is 2 and f(0) is 1। वाह। तो इस तरह के सवाल में जनरली याद अगर आपको आ रहा हो तो हम लोग इसमें पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो अगर हम लोग x को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए करें तो यहां बनेगा f'(2x + 3y/5) विथ रिस्पेक्ट टू y, x को कांस्टेंट, तो मेरे ख्याल से x का तो 0 हो जाएगा, प्लस 3/5 ऐसा कुछ आएगा, y का 1। एंड दिस साइड fx का कांस्टेंट है तो ये तो साफ ही हो जाएगा, फिर इधर क्या बचेगा, 3/5 f'(y)। आई थिंक भाई 3/5 भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब f'(0) दिया हुआ है तो मैं क्यों ना y को 0 रख दूं। y को 0 रखते ही मुझे ये f'(2x/5) दिख रहा है, इक्वल टू f'(0), माहौल बन चुका है, f'(0) 2 है। तो भाई ये तो एक तरीके से ऐसे ही हुआ ना कि f' कांस्टेंट है, एंड तो f' अगर 2x/5 2 है तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि f' भी फिर 2 ही होगा। आप सोचो ना, कोई वैल्यू रखोगे x की तो हमेशा f' तो 2 ही आ रहा है, तो यानी f' भी तो 2 ही आएगा ना किसी भी x के लिए। तो यानी यहां से अगर इंटीग्रेट करें तो fx इक्वल टू आ रहा है 2x + c। और बच्चों f(0) कितना दिया हुआ है, f(0) इज गिवन टू बी 1। तो f(0) निकालोगे तो ये c आ रहा है और c की वैल्यू 1 होगी, यानी कि यहां से फंक्शन निकल कर आ रहा है 2x + 1। ये है सब क्वेश्चन। तो ये फंक्शनल इक्वेशन के सवाल हैं और ये क्लास में लिए जाते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि पार्शियल डेरिवेटिव से हम किस तरीके से इसको करें, है ना। तो अब क्या बोला है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राफ दिस फ्रॉम द ओरिजिन इज लेस देन और इक्वल टू। तो ओरिजिन से ये तो लाइन ही है ना यार तो लाइन की डिस्टेंस निकाल लो, 2x - y + 1 = 0 है ना, f(x is y)। तो 0 0 से इसका डिस्टेंस निकालोगे तो मुझे लग रहा है 1/√5। तो मिनिमम डिस्टेंस तो इसका 1/√5 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 14 का सी आना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू भी बोल रहा है तो मल्टीपल भी हो सकता है ना। यहाँ पे क्या है कि हमारे को मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस, ये लैंग्वेज में फंसा रहा है, फ्रॉम ओरिजिन, तो वो 1/√5 है। अभी बोल रही जो 1/√5 है वो इनमें से और किससे छोटा हो सकता है, जैसे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राफ दिस फ्रॉम ओरिजिन इज, तो हम ले लें कि इज 1/√5।
तो बोला कि 1/√5 इज लेस देन और इक्वल टू 1/√5 किससे छोटा होगा? तो क्या 1/√5 हाफ से छोटा होगा? यस, क्योंकि हाफ तो बड़ा हो गया ना, है ना। 1/2 और 1/√5 में 1/2 बड़ा है, और 1/√2 से भी 1/√5 छोटा ही होगा, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो क्वांटिटी छोटी। तो √5 बड़ा डिनोमिनेटर है। कोई बोले 1/√7 नहीं, क्योंकि 1/√7 क्या आ गया, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो ये 1/√5 से छोटा है। तो हमें बतलाना है कि 1/√5 किससे छोटा है या बराबर। तो 1/√5 को तो बराबर होगा ही, इससे छोटा होगा। मेरे ख्याल से ABC इसका आंसर आएगा। फिर से सेम फंक्शन है और fx इक्वल टू हमारा 2x+1 आया। तो व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस? fx इज मोनोटोनिक, यस। fx इज पीरियोडिक, नो। fx इज ऑड फंक्शन, नो। इट इज अ बाइजेक्शन, हाँ 1 1 1 2 बोल सकते हैं, क्योंकि लाइन है ना। तो इसका मेरे ख्याल से आगरा और दिल्ली आ जाएगा। तो 15 नंबर तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया भाई, है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो आई होप आपको ये काफ़ी मज़ा आया होगा इस सेशन में, है ना, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। इसके लिए थोड़ा सा बेसिक लेवल तो आपको आना चाहिए, है ना, कि मतलब जैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं या कर रहे हैं तो वो चीज़ें आनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर ऑफ कोर्स ये थोड़ा लास्ट वाला क्वेश्चन कम समझ में आएगा। तो आई होप आप मेरे ख्याल से इस पूरे लेक्चर को एंजॉय किया होगा आपने, है ना। और अगर ऐसा है तो कमेंट करना ना भूलें, है ना। और अगर अच्छा लगे हो, ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, बच्चों के बीच में। तो थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।